ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में उत्तरवर्ती मुगलों को देखा था और ये देखा था कि किस तरीके से मुग़ल वंश का अंत हो गया और मुग़ल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया और वहीं पर 7 नवंबर को उसकी जो है वो डेथ हो गई। और इस तरीके से अंतिम मुग़ल बादशाह की समाधि कहाँ पर है? रंगून में है। ठीक, चलिए अब देखो, जो मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आखिर यूरोपीय कंपनियां भारत क्यों आईं और भारत में आने का उनका पीछे मोटिव क्या था, इन सब पर आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर भारत को खोजा क्यों गया और भारत क्या गुम गया था कि भारत को खोजने की ज़रूरत पड़ी, और इस तरीके से यूरोप जो है उसने भारत में अपना इंटरेस्ट क्यों दिखाया और भारत में ये कंपनियां व्यापार करने के मोटिव से क्यों आई। देखो, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भारत जो है वो बेसिकली कहाँ था, और सबसे पहले हम एक वर्ल्ड का मैप बनाते हैं और वर्ल्ड के मैप में देखते हैं कौन सा देश कहाँ पर है और किस तरीके से भारत को खोजा जाएगा। ठीक, वर्ल्ड का मैप बनाना आता है सबको? ठीक है, देखो आज यूरोपीय कंपनियों का भारत में आने का जो मोटिव है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो व्यापार ही सबसे महत्वपूर्ण था और व्यापार करने के उद्देश्य से ही सभी यूरोपीय कंपनियां जो हैं वो भारत के लिए आई। देखो, यूरोपीय कंपनियों के भारत में आने के पहले अगर हम एक कहानी के रूप में देखें तो भारत में सबसे पहले व्यापार होता था और जो व्यापार किया जाता था वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही हम लोग विदेशियों के साथ व्यापार किया करते थे। जब यहाँ पर इंडस सिविलाइजेशन हुआ करती थी तो इंडस सिविलाइजेशन अपने पड़ोस में एक और सिविलाइजेशन होती थी, इस सिविलाइजेशन को कहा जाता था मेसोपोटामिया की सभ्यता, और इंडस सिविलाइजेशन के लोग मेसोपोटामिया के लोगों के साथ व्यापार किया करते थे। इसके अलावा फारस के लोगों के साथ भी उनका व्यापार होता था और इसके लिए भारत जो है एक समुद्र के रास्ते से होता हुआ भारत व्यापार करता था जिसे हम फारस की खाड़ी कहते थे, और फारस की खाड़ी से होता हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो फारस के साथ, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ, इंडस सिविलाइजेशन के लोग व्यापार किया करते थे और ये व्यापार बहुत लंबे समय तक चलता रहा। इंडस सिविलाइजेशन एक डेवलप सिविलाइजेशन है और इस सिविलाइजेशन के नगरीय होने का कारण यह है कि इन्होंने व्यापार पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखा और व्यापार इंडस सिविलाइजेशन के पक्ष में था, इसलिए इंडस सिविलाइजेशन भारत की पहली सिविलाइजेशन थी जो कि एक नगरीय सिविलाइजेशन थी। यानी कि यहाँ पर जो हमें एविडेंस मिले हैं वो एविडेंस ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि ये गांव नहीं बल्कि एक क्या हुआ करता था? नगर हुआ करता था। अब समय बीतता चला गया और समय बीतने के साथ ही लोग जो हैं वो अलग अलग एरिया में बसने लगे और यहीं पर एक और देश हुआ करता था जिसको रोम कहा जाता था, और इसी क्रम में यूनानी लोग जो हैं वो भारत की ओर बढ़े और इसी क्रम में यूनानी लोगों ने मेसोपोटामिया सभ्यता से होते हुए जहां पर इंडस सिविलाइजेशन थी वहां तक का दौर पूरा किया और इस तरह भारत पर अटैक किया किसने? सिकंदर ने, और 326 बीसी में सिकंदर भारत की ओर बढ़ा और जब वो भारत की ओर बढ़ा तो भारत के पंजाब वाले इलाके पर उसने कब्जा कर लिया, पोरस को हराया, आम्बी को हराया और इस तरीके से यूनानियों के साथ यानी कि रोम के लोगों के साथ यूनानियों के साथ भारत के संबंध तगड़े हो गए और इस तरीके से हम रोम और यूनानियों के साथ
व्यापार करने लगे। और इस तरह मिडिल यूरोप के जो देश थे वो भारत के बनाई हुई चीज़ों को अपने यहाँ खरीदते थे। भारत में जो चीज़ें बनाई जाती थी उसकी डिमांड यूरोप में इतनी ज़्यादा थी कि यूरोप के लोग भारत की वस्तुओं को किसी भी कीमत पर खरीद सकते थे। और भारत में बनाई हुई इन वस्तुओं की डिमांड यूरोप की महिलाओं के बीच में इतना क्रेजीपन था कि वो अपने जो सोने चांदी के गहने होते थे उसको भी वो देने को तैयार हो जाते थे अगर उनके सामने किसी भारतीय वस्तु को रख दिया जाए। और इस समय यूरोप का एक जो इतिहासकार है प्लिनी, वो ये कहता है कि भारत के तरफ यूरोप का सोना और चांदी बहता हुआ जा रहा है, और ऐसा बहता हुआ जा रहा है जैसे नदियां बहती हों। और इस तरह सोना और चांदी यूरोप का पूरा बहता हुआ भारत की ओर जाता है। मैं सिर्फ इसको देखता हूं पर मैं इसे रोक नहीं सकता। और भारत इस व्यापार से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, और हमारे यूरोप की महिलाएं दिल खोल के अपना सोना और चांदी भारत की वस्तुओं को खरीदने के लिए दे रही हैं। और इस तरह पूरा सोना चांदी यूरोप का कहां आने लगा? भारत में आने लगा। धीरे धीरे भारत व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया, और भारत में रेशम के कपड़ों की डिमांड छूने लगी आसमान को। और रेशम के बने हुए कपड़ों की डिमांड यूरोप की महिलाओं की पहली पसंद बन गई। इसी समय भारत में मसाले भी होते थे, ये भी मसाले यूरोप जाने लगे। और मसाले यूरोप जब जाने लगे तो हमने इन गोरों की जबान पर अपने मसालों का स्वाद चढ़ा दिया, और ऐसा स्वाद चढ़ा कि ये हमें गुलामी के दौर में लेकर जाएगा। मसालों की डिमांड बढ़ने लगी, रेशम के कपड़ों की डिमांड बढ़ने लगी, और यूरोप जो है वो हमारे बनाए गए इन सामानों को, मसालों को बड़े चाव से खाता था, बड़े चाव से पहनता था। आगे चलकर भारत में यहाँ पर एक वंश स्थापित हुआ जिसको हम कहते हैं कुषाण डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? और कुषाण डायनेस्टी का एक राजा हुआ जिसका नाम था कनिष्क। कनिष्क के समय क्या हुआ कि भारत यूरोप के साथ तो व्यापार कर ही रहा था, भारत चाइना के साथ भी व्यापार कर रहा था, और चाइना के साथ भी भारत का व्यापार बहुत ही फल फूल रहा था। और चाइना के साथ जो व्यापार होता था, यूरोप के साथ जो व्यापार होता था, उसका प्रॉफिट इंडिया को मिलता था। और इतना प्रॉफिट मिलता था कि इंडिया को गोल्डन बर्ड कहा जाने लगा, और सोने की चिड़िया कहलाने लगा भारत, इस व्यापार के कारण। भारत यहां तो व्यापार को कंट्रोल कर ही रहा था, लेकिन भारत ने साउथ ईस्ट कंट्री के लोगों के साथ भी व्यापार करना चालू कर दिया। और इस तरह भारत का व्यापार जो है वो कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, इन देशों के साथ भी होने लगा। इसलिए यहाँ पर भारतीयों के जाने की वजह से यहाँ पर हमें कई हिंदू मंदिर देखने को मिलते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम पे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हिंदू मंदिर को लेकर विवाद भी चालू हुआ था कि वो विवाद के तहत मंदिर किसके एरिया में आता है। और इस तरीके से भारत ने पूरे एरिया को कवर रखा था। अब हुआ ये कि चाइना से होता हुआ जो व्यापार भारत होता था, वही व्यापार अब रोम होता था। और इस तरह एक सड़क मार्ग बनकर तैयार हो गया जो चाइना होते हुए, भारत होते हुए रोम जाता था। इस मार्ग को कहा जाता था सिल्क रूट, क्योंकि यहां से रेशम का व्यापार होता था। और इस तरह एक स्थल रूट यानी कि एक सड़क मार्ग बन गया जिसको इतिहास में क्या कहा गया? रेशम मार्ग। और इस तरीके से हमने एक रेशम मार्ग का निर्माण कर दिया। कनिष्क जब शासक बना तो कनिष्क ने इस रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया, और जब इस रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया तो चाइना के लोग जो रोम के साथ व्यापार करते थे उसमें भारत जो है वो एक मीडिएटर के रूप में काम करता था, और यहां पर वो टैक्स वसूलता था, जिसकी वजह से इस व्यापार से जो टैक्स आता था वो टैक्स भारत को मिलता था। भारत की सोना चांदी की एकदम वो हो गई, एकदम भारत जो है वो खुशहाल देश बन गया। भारत में सोना चांदी की एकदम जो है भरमार आ गई, और इस तरह भारत में बहुत सारा धन इकट्ठा होने लगा। समय बीतता चला गया, और बीतने के बाद यहाँ पर एक धर्म का उदय हुआ, और इस धर्म का नाम था इस्लाम धर्म। और इस तरीके से यहाँ पर एक धर्म आया जिसे पैगंबर मोहम्मद साहब ने 622 में स्थापित किया, और इस तरीके से यहाँ पर एक इस्लाम धर्म का उदय हो गया।
इस्लाम धर्म का जब उदय हुआ तो इस्लाम धर्म के तहत धीरे 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 करके इस्लामिक कंट्रियां बनने लगी और इस्लाम धर्म धीरे धीरे अरब होते हुए अन्य देशों में फैलने लगा और अन्य देशों में फैलता फैलता इस्लाम धर्म अफ्रीका होते 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 यूरोप और यूरोप होते होते रेशम मार्ग तक पहुंच गया। और रेशम मार्ग तक पहुंचने के बाद इस्लामिक कंट्रियां जो डेवलप हुई उन्होंने यहां पर एक एम्पायर खड़ा कर दिया जिस एम्पायर को कहते थे ओटोमन एम्पायर। और इस तरीके से यहां पर तुर्की एम्पायर जिसे ओटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था उसे यहां पर इस्लाम के द्वारा स्थापित किया गया। यह ओटोमन एम्पायर एक पावरफुल एम्पायर था और इस एम्पायर को अब दो तरफ से चुनौतियां मिल रही थी। एक, इस्लाम भारत में इंटर हो रहा था और दूसरी तरफ इस्लाम यूरोप में इंटर हो रहा था, यानी दोनों तरफ दरवाजे खड़े हुए थे। यहां पर राजपूत इस्लाम धर्म को रोकने के लिए और उनके अटैकों को रोकने के लिए गुर्जर पतिहा शासकों ने बहुत प्रयास किया और उन लोगों ने इस्लाम को यहां पर कुछ समय तक रोक के रखा। यूरोप में भी इस्लाम धर्म इंटर हो रहा था और जो इस्लाम धर्म के तहत जो ओटोमन एम्पायर स्टैब्लिश किया गया उसने इस सिल्क रूट को ब्लॉक कर दिया। और सिल्क रूट को जब ब्लॉक कर दिया तो जो चाइना से होता हुआ यूरोप में होने वाला जो ये रेशम मार्ग था जिसमें व्यापार का बोलबाला था, ये व्यापार अब ब्लॉक हो गया और यूरोप में भारतीय वस्तुओं की डिमांड जो बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई कम हो गई। और जब सप्लाई कम हो गई तो यूरोप की महिलाएं तड़पने लगी और उनको चाहिए था भैया रेशम, और रेशम आता था चाइना और भारत से और वो आना बंद हो गया। बीवियां पतियों से लड़ने लगी कि रेशम ला के दो वरना हम खाना नहीं बनाएंगे। और इस तरीके से भैया माहौल एकदम पतियों का टाइट कर दिया, यहीं से पतियों की कुटाई होना चालू हो गई। और इस तरीके से मार्केट में जब भारतीय वस्तुएं नहीं पहुंची तो यूरोप में तहलका मच गया। और जब तहलका मच गया तो इस समय यहां पर यूरोप में इस्लाम को जो कि यूरोप में इंटर हो रहा था, यहां पर एक एरिया था जिसको कहा जाता था कुस्तुनतुनिया। क्या कहा जाता था? ये एक दीवार थी। इस दीवार को ओटोमन एम्पायर तोड़ नहीं पा रहा था क्योंकि ये कुस्तुनतुनिया के द्वारा यूरोप में इंटर होने का गेट था। इसलिए 7 बड़ी बड़ी स्टील की दीवारें इस समय खड़ी की गई थी जो बड़े बड़े पत्थरों से, और जो समय स्टील थोड़ा बहुत आने लगा था उसका यूज़ किया जा रहा था और गारे का प्रयोग किया जा रहा था और इस तरह एक मजबूत दीवारें खड़ी कर दी गई। ओटोमन एम्पायर बार बार आता और दरवाजे पे टिक टॉक करके चला जाता। अब जब ये दरवाजे पे बार बार टिक टॉक करता लेकिन दरवाज़ा हिलता नहीं। अब ओटोमन एम्पायर परेशान हो गया कि भैया दरवाजे को तो तोड़ना पड़ेगा और दरवाजे को तोड़ेंगे तभी यूरोप में ओटोमन एम्पायर इंटर करेगा। बहुत प्रयास किया लेकिन यह दरवाजा टूटने का नाम नहीं ले रहा। तभी ओटोमन एम्पायर का एक रूलर बना जिसका नाम था महमूद, और महमूद ने भारी भरकम तोपें लाकर इस गेट के सामने रख दी और उस तोपों का जो गोला था, उस तोपे का जो मुंह था वो बहुत बड़ा था, गोला भी बहुत बड़ा था, और दरवाजों पर धनाधन देना चालू किया। एक दरवाज़ा टूटा, दूसरा दरवाज़ा टूटा, तीसरा दरवाज़ा टूटा, और ऐसे करते करते ओटोमन एम्पायर ने 7 दरवाजे तोड़ दिए। और जब 7 दरवाजे तोड़ दिए तो 1453 में ओटोमन एम्पायर ने कुस्तुनतुनिया का पतन कर दिया और कुस्तुनतुनिया पर कैप्चर कर लिया। अब इस्लाम यूरोप में इंटर हो चुका था, लेकिन रोमन्स एम्पायर ने इस्लाम को आगे नहीं बढ़ने दिया और जहां पर टर्की है प्रेजेंट टाइम पर, वहीं पर ओटोमन एम्पायर बनकर रह गया। लेकिन इसका खामियाजा अगर हम व्यापार की दृष्टि से देखें तो खामियाजा बहुत ज़्यादा हो चुका था। भारत को भी गुप्त काल में, भले ही हम इसे गोल्डन एरा कहते हैं, लेकिन गुप्त काल इस व्यापार की वजह से गोल्डन एरा नहीं कहलाता, बल्कि लिटरेचर, मंदिर और आर्किटेक्ट की वजह से गोल्डन एरा कहलाता है। और गुप्त काल में व्यापार के इस कमी को देखा जाता है क्योंकि इस समय राजाओं ने जो सिक्के चलाए उन सिक्कों में हमें मिलावट भी देखने को मिलने लगी, क्योंकि रोम से आने वाला सोना कम होने लगा। इसलिए जब सोना कम होने लगा तो हमने भी सोने के सिक्कों में मिलावट करना चालू कर दी और इस तरीके से व्यापार पर ओटोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया।
यूरोप में इस समय दो देश हुआ करते थे, एक का नाम था जेनेवा और एक का नाम था वियना। और जेनेवा और वियना के जो व्यापारी थे वही इस व्यापार को यूरोप में कंट्रोल करते थे। लेकिन अब व्यापार जो है वो धराशायी हो चुका था। अब भारत और चाइना का व्यापार रोम से नहीं हो रहा था, लेकिन रोम में रेशम के कपड़ों और मसालों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इसलिए यूरोप की महिलाएं खाना पकाना बंद कर रही थी कि मसाला लेकर आओ भैया, तभी हम खाना बनाएंगी। मसाले, क्योंकि ये जो देश हैं ये ठंडे देश हैं और इन ठंडे देशों में अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। और मीट खाने के लिए क्या चाहिए? मसाले चाहिए जो मीट को स्वादिष्ट बना देते थे। अब जब मीट नहीं मिल रहा था तो पतियों को रोजाना उबला हुआ मीट मिल रहा था। पतियों ने बोले भाई हम उबला हुआ मीट नहीं खाएंगे, हमें तो मसाला ला के दो। तो बीवी बोले मैं कहाँ से मसाला ला के दूँ, व्यापार तो ठप हुआ बैठा हुआ है। तब इसी समय दो देश थे, यहाँ पर है पुर्तगाल और पुर्तगाल के ऊपर यहाँ पर है स्पेन। और पुर्तगाल और स्पेन के लोगों ने बोला कि भैया भारत को तो खोजना पड़ेगा, अगर व्यापार रुक गया है तो कोई ना कोई एक रास्ता जरूर होगा जो भारत तक जाता होगा। और यहाँ तक अभी लोगों को पता चल चुका था कि अर्थ गोल है, और अगर अर्थ गोल है तो कहीं ना कहीं भारत तो जरूर मिलेगा। तो क्यों ना भारत को खोजा जाए, स्थल मार्ग से नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो ओटोमन एम्पायर ने ब्लॉक कर दिया है। ऊपर से कर नहीं सकते क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ठंड है। इसलिए अब भारत को खोजना है तो एक ही रास्ता है, समुद्र में उतरो, और समुद्र में उतरकर ही हम भारत को खोज सकते हैं। और इसी क्रम में पुर्तगाल और स्पेन के नाविकों ने भारत को खोजने के लिए जो है अभियान चलाना चालू किए। इसी क्रम में पुर्तगाल का एक निवासी 1487 में भारत को खोजने के लिए निकला। भारत को खोजने के लिए समुद्र को लांघता हुआ, अटलांटिक ओशन होता हुआ, अफ्रीका को चक्कर लगाता हुआ वो अफ्रीका के इस एरिया में पहुंच गया। इसका नाम था बार्थोलोमो डियास। क्या नाम था इसका? बार्थोलोमो डियास। और बार्थोलोमो डियास जो है उसने अफ्रीका का जो एरिया है, बार्थोलोमो डियास ने अफ्रीका का जो ये साउथ वाला एरिया है, इस एरिया में पहुंच गया। जब इस एरिया में पहुंचा तो भारतीय लोग भी यहाँ पर व्यापार करते थे, क्योंकि भारत के लोग यहाँ भी व्यापार कर रहे थे, यहाँ भी व्यापार कर रहे थे। तो बार्थोलोमो डियास पहुंचा। बार्थोलोमो डियास ने बोला भैया यार, क्योंकि लैंग्वेज इशू तो आ ही रहा था। जब वो पहुंचा तो उसने बोला इंडिया, बोले हाँ इंडिया। तो उसको ये लगा कि उसने इंडिया खोज लिया, और इंडिया खोज लिया तो भाई साहब जो हैं वो यहीं पर कुछ दिन रुक गया। उसने देखा इंडिया, अच्छा काले पीले टाइप के लोग होते हैं, ठीक है ना, हम गोरे लोग, ये काले पीले टाइप के लोग, और यहाँ पर सब काले पीले टाइप के लोग दिख रहे हैं। तो उसको लगा कि इंडिया होगा। भाई साहब कुछ समय तक बीड़ी पत्ती खा के वहीं पे बैठा रहा, और उसको लगा कि भैया इंडिया को उसने खोज लिया। ये जो एरिया है, इस एरिया को कहते हैं कैप ऑफ गुड होप। क्या कहते हैं? तूफानों का द्वीप कहा जाता है, अंतरीप कहा जाता है इसे, और इसे कैप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता था। और कैप ऑफ गुड होप के नाम से जब ये जाना गया तो यहाँ पर जब बार्थोलोमो डियास पहुंचा तो कई दिनों तक वो भाई सब कंफ्यूज बैठा रहा। उसको लगा इंडिया इंडिया खोज लिया, इंजॉय वगैरह, बीवी को लेटर वेटर लिख दिया, सुनो बाबू मैंने ढूंढ लिया है, ठीक है, और मैंने बार्थोलोमो डियास जो हूँ उसके द्वारा इंडिया की खोज कर लिए, फैला दो मार्केट में कि भैया बाबू ने घूम लिया इंडिया। कुछ समय बाद बार्थोलोमो डियास को पता लगा यार ये इंडिया नहीं है यार, इंडिया का जो नाम सुना है थोड़ा, इंडिया यार लग्जरी देश है, सोना चांदी बहुत है, यहाँ की महिलाएं जो हैं वो सोना चांदी ज़्यादा पहनती हैं, कपड़े कम पहनती हैं, क्योंकि सोना चांदी बहुत था भारत में, और इस तरह सोने चांदी के ही जो है हीरे जवाहरात पहन के घूमती रहती हैं। पुरानी मूवी में तुम देखते होगे ना, इतने मोटे मोटे हार डाल के घूमती रहती थी। तो महिलाएं जो हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ पे तो कुछ कर ही नहीं रहे यार, ये तो यार ये तो जंगल टाइप का चीज़ है यार। थोड़े दिन बाद बार्थोलोमो डियास को ये कंफ्यूजन दूर हुआ कि भैया इंडिया नहीं, उसने कुछ और खोज लिया यार। और भाई साहब जो हैं उसने कैप ऑफ गुड होप की खोज कर ली। ठीक है, भारत अभी भी नहीं खोजा गया,
टेंशन में यूरोप के लोग, बीवियां फिर लड़ रही हैं अपने पतियों से, मसाला लेकर आओ ना, हम खाना नहीं बनाएंगे। इसी क्रम में फिर एक और पुर्तगाली निवासी निकला। ठीक, बेसिक जो ये पुर्तगाली निवासी था, इसके पहले एक और व्यक्ति आया था जिसका नाम था कोलंबस। कोलंबस बेसिकली इटली का निवासी था, लेकिन स्पेन के लोगों ने इसे तैयार किया कोलंबस को कि भैया जा, इसाबेल इस समय स्पेन की रानी हुआ करती थी, उसने बोला कि एक काम करो यार, भारत को खोज के लाओ कहीं से भी। तो भाई साहब जो है ये भारत को खोजने के लिए निकला। जब ये भारत को खोजने के लिए निकला तो इसको ये पता था कि वेस्ट की ओर जाने पर भारत कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि अर्थ जो है वो गोल है, तो कहीं ना कहीं जाएगा, भारत को जरूर खोज लाएगा। 1494 में कोलंबस नामक एक नाविक जो है वो भारत को खोजने के लिए निकला। जब कोलंबस भारत को खोजने के लिए निकला तो कोलंबस का मोटिव क्या था? भारत को खोजना। भाई साहब रात को कहीं कलारी वलारी में बैठ गया होगा, कुछ ज़्यादा वादा हो गई उसको मार्केट में। जैसी ज़्यादा वादा हो गई तो रात को जो स्टीयरिंग मुड़ना चाहिए था इधर, वो मुड़ गया इधर। और भाई साहब जो कि इस अफ्रीका का चक्कर लगाना था, भाई साहब का स्टीयरिंग मुड़ गया और भाई साहब इस डायरेक्शन की ओर चले गए। जब वो इस डायरेक्शन की ओर गया तो डायरेक्शन की ओर जाते जाते यहाँ पर कुछ आइलैंड वगैरह मिले और उस आइलैंड का नाम था ब्रह्मास। और इस आइलैंड पे जाकर वो रुका। उस आइलैंड पे जाके जब वो रुका तो उसको लगा कि भाई वेस्ट पे जाने पर जो भी देश आएगा वो इंडिया ही होगा, क्योंकि अभी तक इस देश को खोजा नहीं गया था। तो कोलंबस को लगा कि भैया जहाँ भी मैं जाऊँगा वो इंडिया ही होगा। और जब वो इसको खोजता हुआ यहाँ पर पहुँचा तो उसको ये लगा कि भैया वो इंडिया पहुँच गया। अब वहाँ पर काले पीले लोग पोत के घूम रहे थे, पत्ते पत्ते पहन के हुला लाला कर रहे थे। अब भाई कोलंबस गया, बोला इंडियंस, बोला हाँ इंडियंस। उनको क्या लैंग्वेज समझ में आ रही, वो भी इंडियंस इंडियंस चिल्लाने लगे। और इस तरह कोलंबस को ये लगा कि उसने इंडिया खोज लिया। और इस तरह जो यहाँ पर आइलैंड थे, इन आइलैंडों के आधार पर यहाँ रहने वाले लोगों को उसने इंडियंस कहना चालू कर दिया। और इस तरह जब उसका कंफ्यूजन बाद में दूर हुआ तब इसी आइलैंड को मिलाकर एक देश बनाया गया जिसको वेस्ट इंडीज कहा जाता है। और इस तरह इंडीज के नाम पर, यानी इंडिया को खोजने के नाम पर, इन आइलैंडों का नाम वेस्टर्न डीज पड़ गया। और इस तरह कोलंबस अमेरिका के मेन भूमि पर लैंड हुआ। जैसे ही मेन भूमि पर लैंड हुआ तो चारों तरफ जंगल ही जंगल और इतना बड़ा महाद्वीप। तो भाई साहब को ये लगा ये नहीं तो ये तो इंडिया ही होगा। अब वो जैसे ही वहाँ पर उतरा तो वहाँ पर भी पत्ते वत्ते पहन के घूम रहे लोग, यहाँ पर लाल मुंह लगा के घूम रहे और यहाँ पे लाल रंग का कलर लगाए हुए थे। और उन्होंने हुआ जाके भाले वाले फेंकना चालू किए कोलंबस पे। कोलंबस ने बोला भैया ओ इंडियंस, भाई पढ़े लिखे लोग हो यार, ऐसे भाले वाले क्यों फेंक रहे? बोले हम तो ऐसे ही हैं। उसको लगा यार ये इंडियंस नहीं है यार, फिर मैंने कुछ गलत ढूंढ लिया यार। और बाद में कोलंबस ने जो यहाँ की जनजातियों को पकड़ा और पकड़ कर जब इनसे उगलवाया कि भैया तुम कौन हो, तो उसने बोला भैया हम तो यहाँ रहने वाली एक जनजाति हैं। और इस तरह वो रेड रंग का रंग पोतते थे, इसलिए कोलंबस ने इन्हें रेड इंडियंस कहा। और इस तरीके से अमेरिका के मूल निवासी क्या कहलाए? रेड इंडियंस कहलाए। लेकिन कोलंबस ने अमेरिका की खोज तो कर ली और इस तरह इस पूरे महाद्वीप को धीरे धीरे जब खोजना चालू किया गया तो ये एक छोटा आइलैंड नहीं बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ा महाद्वीप निकला। और इस तरीके से वर्ल्ड में पहली बार अमेरिका को खोज लिया गया कोलंबस के द्वारा। लेकिन अमेरिका का नाम कोलंबस के नाम पर नहीं बल्कि अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर रखा गया। और इस तरह जब अमेरिगो वेस्पुस्सी ने इस आसपास के एरियो को खोजना चालू किया तब अमेरिगो के नाम पर ही इसका नाम अमेरिका रखा गया। और इस तरह अमेरिका अब वर्ल्ड की नज़र में, क्योंकि वर्ल्ड तो सिर्फ इतना ही था, ये तो खोजा ही नहीं गया था, और इस तरह अमेरिका को न्यू वर्ल्ड यानी नई दुनिया कहा गया। और कहा गया कि भैया ये एक नई दुनिया है। और इस तरह एक बहुत विशाल देश उनको मिल गया। ये तो मिल गया था, नीचे और पड़ा हुआ था अभी, ये तो खोजा ही नहीं गया था अभी। और इस तरीके से इस पूरे महाद्वीप को खोज निकाला उन्होंने। अभी भी उद्देश्य क्या है? इंडिया को खोजना। परेशान हो गए सबके सब, इंडिया कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो इसी समय पुर्तगाल का एक निवासी था वास्को डिगामा।
और वास्को डिगामा ने बोला भैया तुम तुमसे घूमेगा नहीं, ये मामा खोज के लाएगा तुम्हें, रुको अभी। और वास्को डिगामा निकला। 1498 में वास्को डिगामा पुर्तगाल से होता हुआ केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाता हुआ इंडियन ओशन में पहुंच गया। और जब वो इंडियन ओशन में पहुंचा तो उसने बोला भैया भारत कहाँ है, वेयर इज इंडिया। तो भाई साहब इंडियन ओशन में कौन बताएगा उसे इंडिया कहाँ है। और भाई साहब जो हैं वो इंडियन ओशन में कई आइलैंड से होता हुआ वो इंडियन ओशन में भारत के नज़दीक पहुंच गया। जब भारत के नज़दीक पहुंच गया तो यहीं पर उसे एक गुजराती व्यापारी मिला। गुजराती व्यापारी का नाम था अब्दुल मुनीद। और अब्दुल मुनीद जब मिला तो अब्दुल मुनीद को उसने बोला भैया वास्को डिगामा ने, वेयर इज इंडिया, वेयर इंडिया। बोले काय का इंडिया फिंडिया। बोले इंडिया तो हम बोलते ही नहीं थे ना भाई, इंडिया तो यूनानी लोगों ने बोलना चालू किया। तो हम लोग तो भारत बोलते थे या हिंदुस्तान बोलते थे या फिर अपने अपने एम्पायरों के नाम से बोलते थे। बोले कौन सा इंडिया इंडिया। बोले इंडिया यू नो, महिलाएं, गोल्ड यू नो। बोले अच्छा 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 भारत। मुनीद ने बोला फॉलो मी, मेरे पीछे चलो। और मुनीद ने वास्को डिगामा को रास्ता दिखा दिया कि भैया मेरे पीछे पीछे आओ, अभी पहुंचाता हूं इंडिया। और ये गुजरात का व्यापारी था और अब्दुल मुनीद गया और अब्दुल मुनीद ने बोला एक काम करना, यहां से जरा लेफ्ट मार ले, इंडिया जाएगा आगे। और मुनीद गुजरात चला गया और वास्को डिगामा भारत को पहुंच गया। जब वो भारत पहुंचा तो भारत में केरल का जो एरिया था जिसे कालीकट के नाम से जाना जाता था, इस कालीकट के पोर्ट पर आकर रुका। जैसे ही वो पोर्ट पर आकर रुका तो भाई साहब लंबा चौड़ा दाढ़ी वाड़ी बच्चों ने कंकड़ पत्थर मारना चालू किया, बाबा आए, कोई बाबा आए मार्केट में। और वास्को डिगामा भाई साहब व्यापार करने के लिए आया था, पत्थरों ने मारना चालू कर दिया, तुम जैसे बच्चे लोगों ने पत्थर मारे उसको। अब इस समय कालीकट का एक राजा था जिसका नाम था जमोरीन। क्या था कालीकट के राजा का नाम? जमोरीन। जमोरीन को पता चला कि भैया मार्केट में कोई नई फिल्म आई है, ठीक, और एक नए बाबा उतरे हैं मैदान में। तो जमोरीन ने बोला भैया बुलाओ जरा कौन आया मार्केट में नया। तो भाई साहब आए वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने महाराज के सामने हाथ पाथ जोड़े और महाराज को बोला महाराज वो पुर्तगाल से आया हूँ, समझ में आया नहीं महाराज को। बोले क्या? मसाले। मसाले। बोले मसाले ये पड़े उठा ले। बोले मसाले यहाँ ऐसे ही पड़े रहते हैं? बोले हाँ हम तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, और केरल में तो मसालों का बगीचा है। और वास्को डिगामा ने बोला मेरे को मसाले चाहिए बहुत सारे, जमोरीन जी मेरे को मसाले दो, मसाले दो। बोले हाँ मार्केट लगेगा, जा मार्केट में जाके मसाले खरीद ले। तो वास्को डिगामा पुर्तगाल से बहुत सारा सोना चांदी लेकर आया था। मार्केट गया और मार्केट में जाके उसने वो सोना चांदी दिया और सोना चांदी देकर उसने बहुत सारा मसाला खरीद लिया। और मसाला खरीद कर उसने जिस जहाज़ से आया था उस जहाज़ पर उसने लाद दिया। अब जमोरीन के पास गया, जमोरीन को बोला महाराज अब मेरे को आज्ञा दो, अब मैं जाता हूँ और जो है कुछ विदाई कर दो यार, विदाई तो करते हो गए यार, हैं मुंह दिखाई तो दे दो कुछ हमें। तो जमोरीन ने उसको बोला कि काम का 4 बोरे मसाले के मेरे साथ और ले जा, जा खुश रहे, एंजॉय कर। और जमोरीन ने भी उसे उपहार के रूप में क्या दे दिए? मसाले दे दिए। भाई साहब खुश हो गया एकदम वास्को डिगामा। अब वास्को डिगामा यहां से मसाले खरीद के वापस से रिटर्न हुआ। बीबी की याद सता रही थी उसको, बहुत दिन हो गए थे गए हुए, और बीबी चिल्ला रही थी। तो वास्को डिगामा वापस गया और वापस जो है वो पुर्तगाल पहुंचा। वो जैसे ही पुर्तगाल पहुंचा, पुर्तगाल में बीबी ने बाकायदा तिलक विलक किया और एकदम माला वाला पहनाई, आ गए बाबू, आ गए बाबू, आ गए, सोना आ गए। और इस तरह वास्को डिगामा का भरपूर स्वागत किया पुर्तगाल में। जैसे ही पुर्तगाल में स्वागत किया तो वास्को डिगामा ने बोला भैया भरपूर मसाले खरीद के लाया हूँ, बेचो पूरे यूरोप में, तबाही मचा दो यूरोप में। और पुर्तगाल के निवासी वास्को डिगामा ने पूरे यूरोप में मसालों को सप्लाई कर दिया। जब उसने मसालों को सप्लाई करना चालू किया तो भाई साहब ने जो प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट कमाया 60 गुना। उसके आवन जावन का खर्चा और उसने जो वहाँ पे मसाले खरीदे थे उन सब को जो उसके आने जाने का जो खर्चा हुआ था, जो मसाले खरीदने में खर्चा हुआ था, सब कुछ निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा वो नेट प्रॉफिट 60 गुना था। यानी 1 रुपए की चीज उसने कितने रुपए में बेची? 60 रुपए में। यूरोप के लोगों की आंखें फट गई, उनको लगा अरे भैया ये है मसालों का व्यापार। और अगर वास्को डिगामा ने पूरे यूरोप में मसाले सप्लाई करके अगर इतना प्रॉफिट कमा लिया है तो भैया भारत के साथ अब मसालों का व्यापार प्रॉफिट में रहेगा। और इस तरह
वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर ली। समझ में आई बात? अब क्या हुआ कि आगे चलकर एक और व्यक्ति है जो हॉलैंड वगैरह का था, भाई साहब ये भी निकला और ये भी भारत को खोजने के लिए बोले यार मैं अलग से खोजूंगा यार। उस समय तो पूरा समुद्र इतना विशाल था, कहीं ना कहीं से तो खोजा जाएगा। तो इसी समय जो है वो तस्मान नामक एक व्यक्ति जो है वो निकला भारत को खोजने। इंडियन ओशन में ना जाते हुए तस्मान जो है उसका भी रात को स्टीयरिंग मुड़ गया, भाई साहब ने कुछ मटेरियल ले लिया अंदर और स्टीयरिंग घूम गया और उसका स्टीयरिंग जो है वो इस तरफ चला गया और इस तरफ होता हुआ उसने एक देश को खोज लिया 1642 में, और वो था तस्मानिया। ब्रिटेन का एक और नाविक निकला और ब्रिटेन का नाविक बोला भैया मैं भी अलग से भारत को खोजूंगा, और भाई साहब ब्रिटेन का नाविक भी निकला और ब्रिटेन का नाविक का नाम था कैप्टन कुक, और कैप्टन कुक ने 1700 में ऑस्ट्रेलिया को खोज लिया। और इस तरीके से वर्ल्ड में कई देशों को खोजा जाना चालू हो गया। पुर्तगाली यहां से निकले और पुर्तगाली पहुंच गए साउथ अमेरिका, और इस तरह पुर्तगालियों ने दक्षिण अमेरिका को भी खोज लिया। और इस तरह पुर्तगालियों के पास अब दो देश हैं, एक इधर भारत, दूसरा इधर साउथ अमेरिका। इसलिए यहां पर सारे कितने रहते हैं, सब पुर्तगीज हैं ये लोग। और इस तरीके से वर्ल्ड में कई देशों को खोजा गया, कई आइलैंड को खोजा गया, और इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों को खोजते हुए एक नया मैप तैयार किया गया, और इस तरीके से देश के अन्य अन्य भागों से अलग अलग देशों को खोज लिया गया। इसी क्रम में एक और भाई साहब था मैगलन। मैगलन ने बोला भैया मैं पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाऊंगा, और स्पेन के निवासी मैगलन ने पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाना चालू किया, और पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाते हुए ये वर्ल्ड का पहला ऐसा व्यक्ति बना जिसने पूरी दुनिया का गोल चक्कर लगा दिया। और इस तरह मैगलन ने जब पूरी दुनिया का चक्कर लगा दिया तो इस तरह मैगलन पहला ऐसा व्यक्ति बना जिसने पूरे विश्व को कहा कि कहीं से भी घूम कर आओगे पहुंचोगे वहीं पर। और इस तरीके से वर्ल्ड में अलग अलग खोजें चालू हो गई, और पुर्तगाल पहले ऐसे यूरोपियन बने जो समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे। समझ गए? पहले यूरोपियन अगर बात की जाए तो समुद्र के रास्ते, वैसे तो यूनानी आ चुके थे पहले, लेकिन वो सब कैसे आए थे? स्थल मार्ग से आए थे। ये समुद्र के मार्ग से खोजा गया, और इस तरीके से भारत की खोज हो गई। समझ में आई बात? पुर्तगालियों को अब यह पता चल चुका था कि भारत जो है उसमें बहुत सारा प्रॉफिट जो है वो कमाया जा सकता है, इसलिए बहुत सारा जो प्रॉफिट है उसे कमाते हुए अब इनकी आंखों में जो है वो चमक आ गई, और इसी चमक के कारण अब जो है वो व्यापार दो जगह से हो सकता था। व्यापार करने के लिए एक तो पूरे अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाना पड़ता था, इतना लंबा, बहुत समय लगता था आने जाने में। आने वाले समय में ये जो रेड सी है और ये फारस की खाड़ी है, बाद में इस फारस की खाड़ी और रेड सी से भारत के लिए नए मार्गों की तलाश की गई जब भारत गुलाम बन गया उसके बाद। और इस तरह भारत से अब इतना लंबा चक्कर ना लगाते हुए यहीं से होते हुए रेड सी में जाते हुए, रेड सी के बाद यहाँ पर एक कैनाल बनाई गई, इस कैनाल का नाम था स्वेज नहर, और कैनाल से होते हुए मेरिडियन सी होते हुए रोम तक पहुंच जाओ, और इस तरह आगे चलकर ये एक शॉर्टकट निकाला गया इंडिया तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो समय लगेगा उस तक पहुंचने में। और इस तरह से हमने ये खोजें की। ठीक, अब भारत में आने वाले भैया कौन हैं? तो भारत में आने वाले सबसे पहले कौन हैं? तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं जो नोट्स में लिखा हुआ है। चलो, सबसे पहले भारत और यूरोप के बीच में जो व्यापार होता था वो व्यापार किसके साथ होता था? मैंने स्टार्टिंग में बताया यूनानियों के साथ, क्योंकि सिकंदर आया था इसलिए यूनानियों के साथ हमने व्यापार करना चालू किया। मिडिवल एज में यूरोप ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के रास्तों को खोजना चालू किया, लेकिन ये समुद्र के रास्ते इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे कि इनसे खोजा जा सके। एक थी फारस की खाड़ी से होता हुआ जिसमें से व्यापार होते थे, लेकिन ये मिडिल एशिया तक ही हो सकता था।
और एक होता था लाल सागर से, लेकिन लाल सागर से होने वाला व्यापार जो था वो इस बीच में कोहरा इतना पड़ता था कि जहाज डूब जाते थे और प्रॉपर नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए ये दोनों मार्ग हितकर नहीं थे। इसलिए जरूरी था कि कोई ना कोई एक ऐसा मार्ग खोजा जाए जो सेफ हो और आसानी से भारत तक पहुंचा जा सके। और इसी समय व्यापार को एशिया में कंट्रोल करते थे अरब के निवासी, क्योंकि इस्लाम धर्म आ चुका था, इसलिए अरब के लोगों ने इसे कंट्रोल करना चालू किया। मेरिडियन सी में इस समय यूरोप का व्यापार इटली के निवासियों के हाथ में था, इटली के व्यापारियों के हाथ में था, और वेनिस और जेनेवा के लोग इस समय भारत का व्यापार कंट्रोल करते थे यूरोप में। कहानी याद आ रही ना सबको? ठीक। अब क्या हुआ कि 1453 में जो कुस्तुनतुनिया था उस पर तुर्की यानी कि ओटोमन लोगों ने अधिकार कर लिया। और जब तुर्की लोगों ने अधिकार कर लिया तो पूर्व से पश्चिम होने वाला जो पुराना व्यापारिक मार्ग था जिसे हम सिल्क रूट कहते थे, वो सिल्क रूट ब्लॉक हो गया। और सिल्क रूट जब ब्लॉक हो गया तो वेनिस और जेनेवा के व्यापारी जो एशिया को कंट्रोल करते थे, अब इनका एकाधिकार धीरे धीरे खत्म होने लगा। जब खत्म होने लगा तो नए देश उभर कर आए, जिनमें थे पुर्तगाल और स्पेन के लोग। और पुर्तगाल स्पेन के नए देशों ने समुद्र के रास्ते नए व्यापारिक मार्ग खोजने का अभियान निकाला। और इसी क्रम में गरम मसाले जो हुआ करते थे, इन मसालों में मुख्य रूप से काली मिर्च सबसे इंपॉर्टेंट थी। एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया है काली मिर्च को लेकर। ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च की अगर बात की जाए तो काली मिर्च को यवन प्रिय कहा गया है। एंशिएंट एज में क्या कहा गया है? यवन प्रिय। यवन का मतलब क्या? यवन का मतलब होता है विदेशी, और एंशिएंट एज में विदेशियों को यवन कहा जाता था। और यवन को जो प्रिय है वो है मसाले, इसलिए काली मिर्च का नाम क्या पड़ गया? यवन प्रिय। इसलिए काली मिर्च को यवन प्रिय के नाम से जाना गया। अब इस समय यूरोप में मसालों की डिमांड इसलिए थी क्योंकि ये लोग मीट खाते थे और मीट में स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों की आवश्यकता थी, इसलिए इसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। अब अरब, वेनिस और तुर्की लोगों के कंट्रोल में आने के कारण भारत जो है धीरे धीरे उसका व्यापारिक मार्ग खत्म होने लगा और नए सुरक्षित मार्गों की तलाश चालू की गई। और इसी क्रम में भारत को खोजने के लिए कुछ समुद्री अभियान चालू किए गए। इसी में सबसे पहले बार्थोलोमो डियास 1487 में जो पुर्तगाल का निवासी था, उसने कैप ऑफ गुड होप की खोज कर ली। समझ में आ रहा है सबको? किसकी खोज कर ली? कैप ऑफ गुड होप की खोज कर ली। भाई साहब हमारा क्रिस्टोफर कोलंबस भी निकला, लेकिन भाई साहब रास्ते में ही उसने कुछ स्टीयरिंग मोड़ ली और वो स्पेन ने इसे फाइनेंस किया था। ये इटली का निवासी और स्पेन ने इसको फाइनेंस किया था। तो स्पेन का निवासी था और इसने भाई साहब अमेरिका को खोज लिया। खोजने निकले किसको थे? भारत को। गलती से किसको खोज लिए? अमेरिका को खोज लिया। ठीक है। वास्को डिगामा 1498 में पुर्तगाली निवासी वास्को डिगामा ने भारत को खोजना चालू किया और भारत को खोजता हुआ वो किस तट पर उतरा? कालीकट पर। कालीकट का राजा कौन? जमोरी। जमोरी ने भरपूर स्वागत किया, हैप्पी बर्थडे बनाया उसका। ठीक। कैप्टन कुक निकले। कैप्टन कुक ब्रिटेन का था और उसने किसको खोज लिया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को खोज लिया। तस्मान ने जो हॉलैंड का निवासी था उसने किसको खोज लिया? तस्मानिया को खोज लिया। और मैगलन ने पूरे जो स्पेन का था दुनिया का चक्कर लगा दिया। और इस तरीके से अलग अलग खोजें की गई और इन खोजों के आधार पर वर्ल्ड में अलग अलग देश नजर में आने लगे। अब भारत में यूरोपीय लोग इंटर होंगे और भारत के इस व्यापार के प्रॉफिट को देखते हुए जो वास्को डिगामा ने 60 गुना प्रॉफिट कमाया, उसको देखते हुए अब चील की नजर पड़ेगी भारत पर और इस तरह यूरोपीय लोग भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आएंगे। याद रखना, ये हमें गुलाम बनाने नहीं आए हैं, ये हमारे साथ क्या करने आए हैं? ओनली व्यापार करने आए हैं।
इनका मोटिव नहीं है, लेकिन हम थाली में सजा के देंगे इनको कि आओ हमें कोड़े मारो, आओ हमें गुलाम बनाओ। ठीक। और इस तरीके से सबसे पहले यूरोपीय जो भारत में आए वो कौन थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगाली पहले थे जो भारत आए, और इन्होंने भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम था एस्तादो दा इंडिया। याद रखना, पुर्तगालियों की कंपनी का नाम क्या है? एस्तादो दा इंडिया। और 1498 में जब ये भारत आए तो भारत में इन लोगों ने व्यापार करना चालू किया। वास्को डी गामा 1502 में दोबारा आया था, दोबारा ये व्यापार करके गया था। इसके पहले 1500 में केबल भी आया था, और वास्को डी गामा 1524 में भी आया था। 3 बार वास्को डी गामा भारत आया। जब तीसरी बार आया तो उसको भारत में किसी मच्छर ने काट लिया। बोले अंग्रेजी खून है, अंग्रेजी खून है, पुर्तगाली खून है, और मच्छर काट के चला गया, और वास्को डी गामा को मलेरिया हो गया। और मलेरिया होने पर वास्को डी गामा की भारत में ही मृत्यु हो गई, और उसे कोचीन में दफना दिया गया। इसलिए वास्को डी गामा की कब्र कहाँ है? कोचीन में है। 1498 में वास्को डी गामा आया, और वास्को डी गामा ने कोचीन में जो है व्यापार किया सबसे पहले। इसलिए पुर्तगालियों ने कोचीन को ही अपना पहला हेडक्वार्टर बनाया, और इस तरह उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? फैक्ट्री का मतलब वो सामान वामान नहीं बनता, फैक्ट्री का मतलब है जहाँ पर ये लोग रहते हैं उसको फैक्ट्री कहते थे, रहने के स्थान को। ठीक है, वरना तुम लोगों ये फैक्ट्री खोल दी उन्होंने। ठीक है, तो पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने कहाँ खोली? कोचीन में खोली। सेकेंड, पुर्तगालियों को देखते देखते डचों का भी इरादा बदलने लगा, क्योंकि 100 साल तक पुर्तगाली भारत में रहेंगे, और 100 साल तक भारत में पुर्तगाली व्यापार करेंगे, किसी और को आने नहीं देंगे वो भारत में, क्योंकि भैया इतना बड़ा प्रॉफिट दे रहा है भारत, किसी और को क्यों टांग अड़ाने दे भैया हम। तो पूरा राज करेंगे पुर्तगाली 100 साल तक भारत में। लेकिन जब ये भारत से व्यापार करेंगे तो पुर्तगाल के लोगों के द्वारा जब यूरोप में व्यापार किया जाएगा तो बाकी जो देश हैं वो बोलेंगे यार ये पुर्तगाली अकेले अकेले करेंगे, भैया हम नहीं करेंगे क्या? तो भैया हमें भी यार भारत के साथ व्यापार करना है यार। और इसी क्रम में दूसरे डच निकलेंगे जो भारत के साथ व्यापार करने के लिए भारत आएंगे, और ये भी अपनी एक कंपनी बनाएंगे जिसका नाम होगा वेरिंगे ऑस्ट इंडीज कंपनी। और वेरिंगे ऑस्ट इंडीज कंपनी 1602 में बनाई जाएगी, और ये अपना हेडक्वार्टर कहां बनाएंगे? मसूलीपट्टनम में बनाएंगे। तीसरे निकलेंगे अंग्रेज। अंग्रेजों को लगा भैया सप्ला व्यापार कर रहे हैं भारत के साथ, यार हम क्यों नहीं कर रहे हैं यार, हमें भी व्यापार करना है भारत के साथ। और अंग्रेजों के व्यापारी लोग जो हैं वो उस समय भारत के साथ व्यापार करने के लिए इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे होने के बाद वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाएंगे। इस कंपनी का नाम रखा जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड होगी, और ये अपना हेडक्वार्टर कहां लगाएंगे? सूरत में। इसके पहले भारत में मछलीपट्टनम में भी 1611 में ब्रिटिश अपनी कंपनी बना चुके होंगे, लेकिन परमिशन नहीं मिल रही होगी उनको, और जब परमिशन नहीं मिल रही होगी तो ये फैक्ट्री के रूप में मसूलीपट्टनम से ही व्यापार करेंगे। लेकिन जब जहांगीर इनको परमिशन दे देगा तो ये अपनी ऑफिशियली फैक्ट्री सूरत में लगाएंगे। ठीक है, अब देखो ये अंतर है, यहां पर 1602 लिखा हुआ है, यहां पे 1600 लिखा हुआ है, यानी कि डच लोग आएंगे पहले। डच लोग 1595 में भारत आ जाएंगे, लेकिन वो कंपनी 1602 में बनाएंगे। अंग्रेज 1599 में यूरोप में मिलके एक कंपनी अनाउंस कर देंगे जिसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, जो 15 साल के लिए भारत के साथ व्यापार करने के लिए अपॉइंट की जाएगी। लेकिन जब ये भारत आएंगे तो आते से ही अपनी कंपनी बना लेंगे। तो याद रखना, अभी मैं बताऊंगा तुम लोगों को। यह समझ में आ गया फैक्ट कि डच पहले भारत आ चुके हैं, कंपनी बाद में बना रहे हैं। अंग्रेज बाद में आ रहे हैं, लेकिन कंपनी डचों के पहले बना रहे हैं। ठीक है, फिर डेनिस यानी डेनमार्क के लोग आए, और डेनमार्क के लोगों ने भी डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, और 1616 में इन्होंने भी कंपनी बना ली, और इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहां पर खोली? त्रावणकोर में। ठीक है, त्रावणकोर में खोली। फ्रांसीसी आए,
फ्रांसीसी पांचवें ऐसे व्यक्ति थे जो कि कंपनी देस इंडेस ओरिएंटल्स के नाम से इन्होंने कंपनी खोली। द ओरिएंटल के नाम से जानी जाती थी ये कंपनी, और द ओरिएंटल कंपनी 1664 में खोली गई और ये खोली गई सूरत में। तो देखो ये जोड़ी मिलाने को आएगा, एक तरफ तुम्हें कंपनियों के नाम लिखे होंगे, एक तरफ तुम्हारे इन देशों के नाम लिखे होंगे। सेकेंड जोड़ी कैसे आएगी, इनके नाम लिखे होंगे और इनकी कंपनियों के नाम लिखे होंगे। तीसरी जोड़ी कैसे आएगी, इन देशों के नाम लिखे होंगे और उनके कंपनी को एस्टेब्लिश करने के नाम लिखे होंगे। और एक और आएगा जब इसमें कंपनियों के आने का क्रम लिखा होगा, तो क्रम में ये कर लेना। समझे बात को? ये एक ही चार्ट तुम्हारे सारे क्वेश्चनों का जवाब दे देगा। समझ गए बात को? याद कर लोगे इसको? ठीक है। तो सबसे पहले भारत में आने वाले विदेशी कौन हैं? पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बाद कौन आएंगे? डच। डचों के बाद कौन आएंगे? अंग्रेज। अंग्रेजों के बाद कौन आएंगे? डेनिश। डेनिश के बाद कौन आएंगे? फ्रांसीसी। स्पेन के लोग भी आए, लेकिन उन्होंने चाइना के साथ ज़्यादा व्यापार किया, भारत में ज़्यादा व्यापार नहीं किया। 1731 में ये आए थे, लेकिन इनका इंटरेस्ट भारत में ज़्यादा रहा नहीं। ठीक है। अब इनकी अगर हम कंपनी के आने का क्रम देखें तो अब इनकी कंपनियों के नाम को हम देख लेते हैं। पुर्तगालियों ने कौन सी कंपनी बनाई? एस्टाडो द इंडिया। डचों ने कौन सी बनाई? विरेंग दे ओस्ट इंडीज कंपनी बनाई। अंग्रेजों ने क्या बनाई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। डेनिश ने क्या बनाई? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। और फ्रांसीसी कंपनी क्या बनाई? द ओरिएंटल। याद कर लेना, ठीक है ना। अब देखो इसमें करना क्या है तुम लोगों को, ये दोनों तो याद करने की कोई दिक्कत है ही नहीं। इसमें विरेंग दे ओस्ट इंडीज है, ये भी थोड़ा याद हो जाएगा, इसको याद करना बस। एस्टाडो द इंडिया और इस ओरिएंटल को याद करना, ठीक है। चलो अब ये है सीक्वेंस जब कंपनी वो बना रहे हैं। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी कब बनाएंगे? 1498 में। सेकेंड वाले कब बनाएंगे? 1602 में। लेकिन इसके पहले कौन बना चुके होंगे? अंग्रेज। अंतर समझ गए? नाम पलट देना ऊपर नीचे, ठीक है, जब कंपनी बनाने का आएगा तब। फिर डेनिश लोग कब आएंगे? 1616 में। और फ्रांसीसी कब आएंगे? 1664 में आएंगे। अब पुर्तगाली अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन, डच लोग अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, अंग्रेज अपनी पहली फैक्ट्री। अब इसी में क्वेश्चन आ जाए अनऑफिशियली तो मसूलीपट्टनम में, मैं पढ़ाऊंगा जब मैं अंग्रेज पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। डच डेनिश कब खोलेंगे? त्रावणकोट में। और फ्रांसीसी कहाँ खोलेंगे? सूरत में खोलेंगे। क्लियर है? ये है कंपनी का एक चार्ट और ये सीक्वेंस लिखा हुआ है तुम्हारे सामने। सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेनिश आए, डेनिश के बाद अब स्थापना का क्रम पुर्तगाली तो नंबर 1 पे ही रहेंगे। अब अंग्रेज पे ले जाएंगे और डच बाद में चले जाएंगे, फिर डेनिश और फ्रांसीसी, ठीक है। लिखा हुआ है अंग्रेज डच के बाद आएंगे, लेकिन कंपनी पहले स्टेब्लिश करेंगे। ये बस अंतर है, याद रखना, ठीक है। कल हम पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे कि पुर्तगाली भारत में जब आए तो पुर्तगालियों ने भारत में किस तरीके से पुर्तगालियों ने भारत में धीरे धीरे अपने आप को स्टेब्लिश्ड किया है, ठीक है। तो एक बार हम पूरा रिवाइज कर लें, ठीक है। तो देखो यूरोपीय कंपनियों के आगमन की अगर हम बात करते हैं तो यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले होड़ इसलिए मची क्योंकि ओटोमन एम्पायर ने जब 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन कर दिया तो भारत और रोम के बीच होने वाले इस रेशम मार्ग को ब्लॉक कर दिया गया। इसलिए यूरोप के लोग भारत को खोजने के लिए नए मार्गों की तलाश करने लगे। यूरोप में पहले जेनेवा और वियना के लोगों को द्वारा ही व्यापार को कंट्रोल किया जाता था, लेकिन जब पुर्तगाल और स्पेन जैसे नए देश आए तो इन्होंने भी व्यापार करने के लिए नए रागों को यानी नए मार्गों को खोजने के लिए समुद्र के रास्तों का सहारा लिया। और इसी क्रम में इन लोगों ने समुद्र के रास्ते नए नए देशों को खोजना चालू किया। इनका पहला मोटिव जो था वो सिर्फ भारत को खोजना था, इसलिए सबसे पहले पुर्तगालियों में बार्थोलोमो डियाज भारत को खोजने के लिए निकला, लेकिन उसने पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा के सिर्फ केप ऑफ गुड होप तक ही पहुंच पाया और इस तरह उसने केप ऑफ गुड होप की खोज कर ली। 1494 में यानी 1494 में कोलंबस भारत को खोजने के लिए निकला, लेकिन रात को उसका स्टीयरिंग मुड़ गया और उसने भारत की जगह अमेरिका को खोज लिया।
इसी क्रम में 1498 में वास्को डिगामा निकला और वास्को डिगामा ने केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए इंडियन ओशन पहुंचा और वहां पर उसने गुजराती व्यापारी अब्दुल मुनीत की सहायता से उसने भारत तक पहुंचा और उसने भारत के कालीकट के बंदरगाह पर रुका। कालीकट के बंदरगाह पर इस समय जो शासक था वो था जमोरिन। उसने उसका स्वागत किया और उसे मसाले खरीदने की परमिशन दी। यहाँ पर जो उसने मसाले खरीदे और मसाले खरीदकर जब वो यूरोप ले गया तो उसके आवन जावन का खर्चा और जितना भी उसने मसाले खरीदने में जो पैसे खर्च किए थे उस सब का कॉस्ट निकालने के बाद उसने नेट 60 गुना प्रॉफिट कमाया। और इस तरह यूरोप में ये पता चल गया कि भारत के साथ व्यापार करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। और इस तरह पुर्तगाली पहले यूरोपियन बने जो कि भारत आए। इसी को देखते देखते डच, अंग्रेज और डेनमार्क और फ्रांसीसी लोग भी समय समय पर भारत आएंगे। तो कल हम लोग पुर्तगाल के बारे में देखेंगे कि पुर्तगाल ने भारत में 100 साल तक क्या किया। ठीक, तो जय हिंद, जय भारत। हाँ।